मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है मार्केट के अंदर और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? मैं इसीलिए लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ आज, ताकि जो आपका क्वेश्चन आए हम इसको प्रैक्टिकली करें और देखने वालों को आज स्ट्रक्चर का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। इम्पल्सिव वेव बेसिकली होती क्या है और कौन सी वेव जो है वो इम्पल्सिव कंसीडर की जाती है? 4 कंसेक्टिव बुलिश कैंडल बनाई और मार्केट जो है वो यहाँ पर नया हाई बन परफॉर्म कर चुकी थी। तो इसको हम कहते हैं कि ये इम्पल्सिव मूव है मार्केट की, कि जिसमें वो वैलिड रिट्रेसमेंट और इनवैलिड रिट्रेसमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है? लिक्विडिटी स्वीप क्या है और ये मार्केट में क्यों होती है, इसका क्या रोल है? ट्रेडिंग में हरगिज भी ये नहीं कह सकते कि आपका कभी एसएल हिट ही नहीं होगा, होते हैं, बट आपकी वो एसएल्स की जो रेशियो है वो कम हो जाती है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बढ़ जाती है, जिससे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। अगर मार्केट जो है वो 5 मिनट के अंदर बेरिश है, किस लेवल तक या किस टाइम फ्रेम तक जो है उसकी प्राइस बेरिश जा सकती है? उसने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है और एक बिग उसने मूव दिया, एक शार्प उसने सेल दिया यहाँ पर। सर आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इसी तरह से टीपी हो जाते हैं। बाय करने की बेस्ट जगह और सेल करने की बेस्ट जगह कौन सी होती है? तो यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। ये जो एक एरिया था उसको उसने रिजेक्ट करने की कोशिश की, बट यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल नहीं बनी कि जो हम कहें कि यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है अगेन ऊपर जाने के लिए, और इसी तरह से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होते होते नीचे की तरफ आई है। मार्केट स्ट्रक्चर, कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हो, इस टूल को हर कोई यूज़ करता है। ये कह लें कि ये एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो इसको यूज़ किए बगैर मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करता है तो फिर वो प्रॉफिट कम और लॉसेस ज़्यादा कर रहा होता है। तो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे आप सबके और मेरे और बहुत हम्बल पर्सनैलिटी और फेवरेट मेंटोर के साथ, हाफिज़ मोहम्मद तनवीर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और वंस अगेन थैंक यू, आपने दोबारा हमें मदऊ किया यहाँ। सर आपसे जो है ना आज हमने मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत डीपली डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है मार्केट के अंदर और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि हम इसको डीप डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले कि स्ट्रक्चर की इतनी अहमियत क्यों है। स्ट्रक्चर एक तरह की डायरेक्शन बताता है आपको कि आपने किस साइड पे जाना है, और आपने अगर ट्रेड लेनी है तो आपको स्ट्रक्चर ही बताता है कि ट्रेड बाय की लेनी है या सेल की लेनी है। तो जिसमें 3 तरह की स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं। एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक हम बेरिश ट्रेंड बोल देते हैं, और थर्ड जो फेस आ जाता है वो कंसोलिडेशन फेस आ जाता है। तो ये तीनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि आपने बाय कब करना है, सेल कब करना है, और कब आपने ट्रेड नहीं करना। हम एक चीज़ इग्नोर करते हैं, हमें ट्रेड नहीं करने वाले फेस का नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट बनाने के बाद लॉस कर जाते हैं। ऑल राइट सर, अगर आप जो है ये हमें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी थोड़ा बता दें तो ये हमारी ऑडियंस के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वाई नॉट। यहाँ पर जो है वो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैं इसीलिए लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ आज, ताकि जो आपका क्वेश्चन आए हम इसको प्रैक्टिकली करें और देखने वालों को आज स्ट्रक्चर का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और हर चीज़ की इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने गोल्ड का पेयर ओपन किया, और यहाँ पर जो है वो हम स्ट्रक्चर की ड्राइंग अगर करना चाहें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट की डायरेक्शन पहले नीचे की तरफ थी, अब ऊपर की तरफ जा रही है। बट हमने प्रिसाइजली इसको कैसे ड्रा करना है ताकि हम उस इसके भी हाफ पर ट्रेड प्लान कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है हमारा एक लो, तो हम इसको लो कर देते हैं कि ये लो डिफाइन है हमारा। उसके बाद हम इसी को जो है वो यहाँ से देखते हैं कि इसने एक पहले हाई लगाया यहाँ पर, इसको हम हाई कह देते हैं, दिस इज़ आवर हाई। देन अगेन इसने लो बनाया, बट ये लो जो था वो पिछले लो से ऊपर है, इट्स मीन इट्स हायर लो। तो ये हायर लो कहलाएगा। हायर लो के बाद इसने एक नया हाई यहाँ पे परफॉर्म किया है जो पिछले हाई से ऊपर है, तो इट्स मीन कि ये हायर हाई है। एंड वंस अगेन उसने लो बनाया जो पिछले वाले है, लो से ऊपर है, तो इट्स हायर लो। एंड अगेन हाई उसने यहाँ पर बनाया तो ये हायर हाई है। एंड सो ऑन मार्केट क्या कर रही है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती हुई जा रही है। तो इट इज़ कॉल्ड कि ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसने जो है वो बुलिश बिहेवियर रखा, और उसके बाद मार्केट ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो सेकंड टाइप कह देते हैं। इसको हम कह देते हैं कि ये एक हमारा बीरिश है। लेकिन बीरिश जाने से पहले अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आएँ कि मार्केट ने ये हाई बनाया, देन ये हाई बनाया, देन ये हाई बनाया, देन ये हाई बनाया। अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे लेकर इसको जो है वो मार्क करने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो ये इक्वल हाइज बना रहा है, इक्वल हाइज बनाए हैं। और उसके बाद मार्केट ने
लो जो है वो भी इक्वल्स ऑलमोस्ट बना दिए यहाँ पर अगर आप देखें, और ये यहाँ पर ये लो बनाया, फिर मार्केट ने ये लो बनाया एंड अगेन ये लो बनाया। तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि ये कंसोलिडेशन फेस है, नो ट्रेड एरिया है। यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन का हमें क्लियर हो जाए। अब हमने बुलिश बिहेवियर देख लिया, बुलिश स्ट्रक्चर ये होता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर होना है, वैलिड इनवैलिड रिट्रेसमेंट क्या होगी, बट यहाँ की हद तक इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद जब ये मार्केट इस तरह का बिहेवियर करती है तो हम वेट करते हैं कि मार्केट या तो अगेन बुलिश बिहेवियर की तरफ चली जाए या फिर वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए और इसको हम बीरिश कंसिडर कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने वो अपनी एक जो कंसोलिडेशन फेज था उसको ब्रेक किया और नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। तो हम अगेन स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अगेन, और आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आई है, तो यहाँ पर अगेन वही बात है कि यहाँ पर मार्केट ने ये हाई लगाया था, इसको हम हाई कह देंगे। हाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं ये एरो रिमूव कर रहा हूँ, ये एक मार्केट ने लो लगाया था। उसके बाद मार्केट ने जो है वो अगेन हाई बनाया था, ये हमारा प्रीवियस हाई से बिलो है तो इसको हम लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है, लोअर हाई। देन अगेन उसने न्यू लो बनाया है जो प्रीवियस लो से बिलो है तो इसको हम लोअर लो बोलेंगे। देन अगेन उसने लोअर हाई बनाया, फिर उसने जो है वो एक लोअर लो नीचे बनाया और देन अगेन लोअर हाई बनाया। और ये आप देखें तो ये एक बीरिश ट्रेंड है, बीरिश बिहेवियर है, और ये अगेन उसने लोअर लो यहाँ पे बनाया। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने एक ही चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है कि जिसमें वो पहले हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, फिर वो एक रेंज में चला गया है, यहाँ कंसोलिडेशन फेस है, फिर उसके बाद अगेन उसने जो बीरिश बिहेवियर दिया है, मार्केट जो है वो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही है। और ये तीनों टाइप्स जो आपने पूछी हैं मैंने उनका आंसर दिया है। तो बुलिश ट्रेंड के अंदर कन्फर्म्ड लो और बेरिश ट्रेंड के अंदर कन्फर्म्ड हाई, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। हम इसी चार्ट को जो है वो डीप डाइव करते जाएंगे तो आसानी से हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने जो लो हाइज़ एंड हायर लोज लगाए हैं, तो हम उन्हीं को अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो लो लगा था और उसने हाई बनाया था, इसको हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं यहाँ तक। अब ये ब्रेक हुआ है और ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। इट्स मीन कि इसने प्रीवियस जो हाई पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने से पहले जो लो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं कि ये एक लो पॉइंट है और इट इज़ कन्फर्म्ड, क्यों, इसने प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया है। देन अगेन उसने क्या किया है, हाई बनाया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, अगेन लो बनाया जिसको हम हायर लो बोलते हैं, और वंस अगेन उसने प्रीवियस हाई को यहाँ पर जाकर जो है वो ब्रेक किया है। अब उसने ये वाला हाई ब्रेक किया है। ब्रेक करने से पहले इन बिटवीन दोनों साइडों से ये वाला लो था और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाकर ये कैंडल क्लोज होगी और मार्केट सस्टेन कर चुकी है, तो इट्स मीन कि ये कंफर्म लो था। ओके। तो इस तरह से हम जो कंफर्म लो जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ये कंफर्म तभी होता है कि जब वो प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही होती है, प्रीवियस लो ब्रेक कर रही है, तो वो प्रीवियस हाई भी उसमें इस तरह से कंफर्म हो रहे होते हैं। ठीक है। मार्केट में एक चीज़ बहुत सुनने को मिलती है, इम्पल्सिव वेव, कि अभी जो है इसने इम्पल्सिव वेव बनाई है। तो इम्पल्सिव वेव बेसिकली होती क्या है और कौन सी वेव जो है वो इम्पल्सिव कंसीडर की जाती है? हाँ, इम्पल्सिव वेव मोस्टली वो होती है कि जिसमें मार्केट जो है वो स्टीडी मूव करती है, यानी कि उसमें बुलिश कैंडल्स ही निकल रही हैं और उसने इतनी बुलिश कैंडल्स बनाई हैं कि वो प्रीवियस हाई ब्रेक कर गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो वेरी फर्स्ट हाई बना था उसके बाद उसने जो लो बनाया हायर लो, तो हायर लो से नेक्स्ट हायर हाई बनाने तक अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्टीडी मूव आई और मार्केट ने क्या किया, 4 कंसेक्टिव बुलिश कैंडल बनाई और मार्केट जो है वो यहाँ पर नया हाई परफॉर्म कर चुकी थी। तो इसको हम कहते हैं कि ये इम्पल्सिव मूव है मार्केट की, कि जिसमें वो बहुत शार्पली जो है वो निकल गई है। और सर कौन सी वेव हम कह सकते हैं कि ये इम्पल्सिव है? यही सेम जो मैंने अभी आपको बताया और चार्ट के ऊपर भी दिखाया। ठीक है। आप ना अभी यहाँ पर एक दो टर्म बहुत यूज़ कर रहे हैं, 2-3, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो और लोअर हाई। इसका एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है क्या? इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि मार्केट के अंदर आपको वो एरियाज़ मिल जाएं जहाँ से आपने ट्रेड करनी है। इसको हम ये भी कह देते हैं, ये हमारे POIs हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं या एरिया ठीक टू है। ट्रेड है, कि इन बिटवीन हमने जो है वो इनसे मार्केट के अंदर देखना है कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है ट्रेड की। वो मैं आगे चलकर आपको एक
ट्रेड दिखाऊंगा भी कि किस तरह से यहाँ पे ली जाती है विद अदर Okay. कन्फर्मेशंस। तो ये कि देखने वालों को भी एक कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करके भी ट्रेड ले सकते हैं, हमें बहुत इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर स्ट्रक्चर भी आ रहा है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। सर मार्केट में ना एक पॉइंट आता है जहाँ पर मार्केट जो है वो रिट्रेस करती है, तो मेरा आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर आप काइंडली हमें बता दें कि वैलिड रिट्रेसमेंट और इनवैलिड रिट्रेसमेंट इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये स्ट्रक्चर मेरे पास है तो मैं यहीं से कोशिश करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके आंसर करूँगा। तो यहाँ से हायर हाई, ये एक जो नया हाई बना था, ये देखें लो था, हाई था, हायर लो, हायर हाई बना। तो ये हायर हाई से जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो यू कैन सी कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल है और उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी है, देन अगेन बेरिश कैंडल बनी है, जो कि उस कैंडल के जिसने यानी कि लास्ट कैंडल हाई जिसने बनाया है, वेरी लास्ट कैंडल आफ्टर ब्रेकिंग द हाई, प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है, न्यू हाई बन चुका है और न्यू हाई बनाने वाली कैंडल ने जो विक लगाई है, जिसने हाईएस्ट प्राइस टैग जो वो दिया है उस रेंज के अंदर या उस वेव के अंदर, तो उस कैंडल के लो के नीचे बेरिश कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बुलिश कैंडल ये वाली है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोज तो हुई है बेरिश, बट उसने उस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं दिया, बट थर्ड कैंडल जो है वो उसने हाई बनाने वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया है। तो इट इज़ कॉल्ड कि ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट यहीं से वापस ऊपर की तरफ चली जाती तो हमारा नया हाई जो है परफॉर्म हो जाता और यही हमारा एक कंफर्म लो बन जाता। बट कंफर्म लो तब होता है जब ये वाला हाई दोबारा से ब्रेक होता है। तो हम इसको वेट करते हैं कि मार्केट जो है वो जितना भी नीचे आना चाहती है वो आ जाए। हम इसको समहाउ आपका हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन हो भी है, इसको हम एक पुल बैक भी कह देते हैं कि मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट वैलिड हुई और उसके बाद एक पुल बैक आ गया। ठीक है, तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होती है? टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी इसी तरह से है। यहाँ पर जैसे अगला जो हाई ब्रेक हुआ था ये वाला, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कैंडल ने जो है वो एक हाई बनाया तो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने एक तो उसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करना कहते हैं कि आप अपने अंदर समा लें किसी चीज़ को। तो बुलिश कैंडल को बेरिश कैंडल ने अपने अंदर समा लिया कि वो इतना नीचे आई है और इतने नीचे आकर क्लोज हुई है कि उसने पिछली कैंडल की पूरी बॉडी को अपने अंदर समा लिया है और वो नीचे आ गई है। अब ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी है कि हाई परफॉर्म करने वाली कैंडल को वेरी नेक्स्ट कैंडल ने नीचे आकर जो है वो क्लोज दे दी है। एक होती है स्ट्रक्चरल लेवल रिट्रेसमेंट और एक होती है नॉर्मल, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं भी, उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तरफ भी ले जाते हैं और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ भी। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये पहले वाला था लो, देन हाई बना, देन हायर लो बना, देन हायर हाई बना, देन अगेन हायर लो बना, बट इन बिटवीन आप देखें तो ये छोटा हाई, छोटा लो, फिर अगेन हाई, अगेन लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, देन जो है वो उसने ब्रेक कर दिया प्रीवियस हाई। अब ये जो सेंटर में, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो यहाँ पर इन बिटवीन अगर आप देखें तो ये जो इंटरनल हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, इसको हम कह देते हैं कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर, और यही कहलाता है स्ट्रक्चर लेवल रिट्रेसमेंट। और दूसरी रिट्रेसमेंट के वो रिट्रेस कर रहा है इंटरनली स्ट्रक्चर को ब्रेक किए बगैर या नया हाई बनाए बगैर। और स्ट्रक्चर लेवल रिट्रेसमेंट ये होती है कि उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करना है, देन उसने अगेन वापस आना उस एरिया को रीटेस्ट करने, उस एरिया को अगेन वहाँ पर प्राइस लेके आनी है उसने। लास्ट बुलिश कैंडल का लो ब्रेक होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? वो रिट्रेसमेंट तभी वैलिड होती है, मैंने भी एक्सप्लेन किया ना आपको। तो वो रिट्रेसमेंट वैलिड ही तब होगी जब लास्ट बुलिश कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने से मुराद है कि कैंडल क्लोज नीचे होगी। सर यहाँ पर थोड़ा ब्रेकआउट को भी डिफाइन कर दें कि रियल ब्रेकआउट जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट क्या होता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वो चीज़ बनी भी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ से ये रेड कलर का जो पाथ है वो रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो हायर हाई बना है, तो हम यहाँ पर जो है वो अगर ये लेके आए अपनी हॉरिजॉन्टल रे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक हाई बना था जो हायर हाई था, और उसके बाद अगेन एक कैंडल ने जो है वो हाई बनाया, ठीक है, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल ने अगेन उसी एरिया के अंदर आकर क्लोज दे दिया है।
तो ये एक तरह का फेक आउट होता है कि देखने वाले को लगेगा कि मार्केट ने तो वो वाला एरिया ब्रेक कर दिया है, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे आके क्लोज हो रही है और उसी एरिया के अंदर है, तो इट्स मीन कि वो ट्रू ब्रेकआउट नहीं था। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आप वेट करें एटलीस्ट 2 कैंडल्स का, एक तो वो जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और दूसरी कैंडल जो सस्टेन कर जाए, जो वहीं पर क्लोज हो जाए। बेशक वो बेरिश क्लोज हो बट उस एरिया से ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बुलिश कैंडल ने ऊपर जाकर क्लोज दिया, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल ने अंदर आकर क्लोज दिया, थर्ड कैंडल ने भी अंदर आकर क्लोज दिया और मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स कर गई थी। तो रियल ब्रेकआउट के लिए विक का ब्रेक होना ज़रूरी होता है? नहीं, विक रियल ब्रेकआउट के लिए मार्केट का उस एरिया से ऊपर, हम इसको कह देते हैं कि ये हायर हाई है, तो इस हायर हाई से ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है इसका। ठीक है। प्रीवियस हाई से ऊपर जाकर कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। लिक्विडिटी स्वीप क्या है और ये मार्केट में क्यों होती है, इसका क्या रोल है? हाँ, लिक्विडिटी स्वीप तो मेजर चीज़ है जो कि जिसके ऊपर जो है ना वो ट्रेडिंग की जाती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी बनता है और उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही जो हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ के एरियाज़ होते हैं और प्रीवियस इंटरनल हाइज़ एंड इंटरनल लोज़ होते हैं, वही बेसिकली जो है ना हमारे लिक्विडिटी स्वीप के एरियाज़ भी होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब ये मार्केट रेंज के अंदर थी, तो रेंज के अंदर जो ये लो परफॉर्म कर रही थी उनकी लिक्विडिटी स्वीप होती थी और मार्केट दूसरी साइड पे चली जाती थी। जस्ट कि वो फेक आउट देती है और दोबारा उसी डायरेक्शन में चली जाती है जो उसका मेजर एक स्ट्रक्चर चल रहा होता है। जस्ट वो हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, लेकिन इंटरनली अगर उसने हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए तो वो इंटरनली स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो स्वीप होंगे, यानी कि उनको मार्केट आकर टेस्ट करेगी, उनके नीचे भी जा सकती है और दोबारा ऊपर चले जाएगी। यहाँ पर जैसे देखने को मिलता है हमें कि मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, अगेन एक हाई परफॉर्म करने की कोशिश की है बट वो फेक आउट था और मार्केट ने ये एक लो बनाया था। अब जब ये जो लो बनाया है, अब ये लो को मार्केट ने पहले यहाँ पर स्वीप किया है और अगेन उसने जो है ऊपर जाकर उस पिछले वाले हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है, बट ऊपर वाली साइड पर भी उसने क्या किया है कि ये वाला हाई यहाँ पर जो है ना वो स्वीप किया है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स स्वीप करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर डायरेक्शन ही चेंज कर ली है और डायरेक्शन चेंज करते हुए मार्केट अगेन नीचे आ रही है। और अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही वो नीचे आ रही थी तो उसने अगेन यहाँ पर जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए एक लोअर हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, थोड़ी देर सस्टेन किया है और उसके बाद अगेन उसी डायरेक्शन में आ गई जो डायरेक्शन मार्केट की चल रही थी और बेरिश मोमेंटम जो है उसने अभी तक बरकरार रखा हुआ है। तो दिस इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप। और इसके ऊपर जो है वो मैं अभी आपको, मैंने बोला ना मैं आपको एक सेटअप समझाऊंगा जी। तो वो सेटअप जो होगा उसके ऊपर हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए ट्रेड करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर हमारी एक कंप्लीट पॉडकास्ट भी पड़ी हुई है, तो यहाँ आपको आई बटन में भी शो हो रही होगी। तो अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो पॉडकास्ट एक दफ़ा जाकर लाजमी देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे तो वो ज़्यादा आसानी रह जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। अच्छा सर, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है? स्टॉप लॉस हंटिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली ये कोरिलेट करते हैं लोग लिक्विडिटी स्वीप से, लेकिन लोगों को इल्म नहीं होता कि हमने बजाय इसके कि जस्ट स्ट्रक्चर के लो के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, हम ये देखें कि क्या ये एरिया लिक्विडिटी स्वीप वाला तो नहीं है कि जस्ट हमारा स्टॉप लॉस हंट होगा और मार्केट अगेन वहीं पर जाएगी जहाँ पर हमने टेक प्रॉफिट सेट किया था या हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पर ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हम वहाँ पर अपना एंट्री पॉइंट रखें? एग्जैक्टली वही बात है कि हमने अगर वो सेटअप अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और हमें पता होगा कि ये एरियाज़ जो हैं वो लिक्विडिटी स्वीप के एरियाज़ हैं, तो हम वेट करेंगे कि वहाँ पर मार्केट आए, लिक्विडिटी स्वीप करे, देन हम वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है। तो उसमें रेयर चांसेस हैं कि आपके एसएल होंगे, बट आप ट्रेडिंग में हरगिज़ भी ये नहीं कह सकते कि आपका कभी एसएल हिट ही नहीं होगा। होते हैं बट आपकी वो एसएल्स की जो रेशो है वो कम हो जाती है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो बढ़ जाती है, जिससे आप ओवरऑल और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूँ आपको एक एरिया ऐसा दिखाता भी हूँ कि मार्केट ने जो है वो उसको एग्जैक्टली वैसा किया है कि यहाँ पर जब मार्केट ने अपना बेरिश ट्रेंड बनाया है तो बहुत से लोगों ने जो है वो इस लोअर हाई के ऊपर जो है वो अपने ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे और सेल ऑर्डर जो है वो ज़ाहिर बात लिए होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस हंट हुए होंगे, यहाँ पर एसएल्स वगैरह उनके हो गए होंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट क्या कर रही है, अगेन वहाँ पर जाकर बेरिश पैटर्न बना रही है कि वो इनगल्फ हो रही है कैंडल और लॉन्ग वीक अप साइड पे आ रही है। लॉन्ग वीक कैंडल की अप साइड पे कलर मैटर नहीं करता, बट
क्या है कि ऊपर वाली साइड पर अगर लॉन्ग वीक है, इट्स मीन कि यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन ले रही है और ठीक है। पिछला बिहेवियर स्ट्रक्चर जो है वो भी बीरिश है, तो समझ लें कि ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप थी और मार्केट अगेन उसको कंटिन्यू करेगी। और जहाँ पर ये वाला पैटर्न नज़र आए, एक तो वो अपर साइड पे लॉन्ग विक हो, देन उसको कहीं पर आगे कोई कैंडल इनगल्फ कर रही हो किसी बुलिश कैंडल को, तो यू कैन ट्रेड ऑन इट और वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। चोच क्या होता है और मोमेंटम शिफ्ट क्या होता है? चोच बेसिकली चेंज ऑफ करैक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। इसको जो है वो बहुत से नामों से जाना जाता है। यहाँ पर मैं उसकी भी ड्राइंग कर देता हूँ, थोड़ा मैसी ये चार्ट, मैं यहाँ से एरो को रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम इसको समझा सकें। आपका क्वेश्चन है चोच क्या है, तो चोच को समझने से पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था और मैंने स्टार्ट में हायर हाइज हायर लोज बनाना स्टार्ट किए थे, तो जो हाई ब्रेक होता है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ था तो इसको हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दिया। देन नेक्स्ट जो हायर हाई बना था उसको अगेन ब्रेक कर दिया जाए तो उसको अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर हम ये हायर हाइज छोड़ देते हैं, हम जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वाली टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमें अच्छे से जो है वो मार्किंग करना आसान रहे और चार्ट थोड़ा क्लीन नज़र आए। तो मैं यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट अब रिमूव कर रहा हूँ ताकि आसान ही रहे। अब आप देखें तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, जस्ट मार्केट ने उसको 2 से 3 मरतबा टेस्ट किया है और नीचे आना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके मेजर स्ट्रक्चर हैं जो आपने ड्रा किए हैं जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले जो दरमियान में लो है उसको हम कहते हैं कि ये कंफर्म लो है, ये कंफर्म लो है। अब जो कंफर्म लो होता है मेजर स्ट्रक्चर का, जब वो ब्रेक होता है तो हम कहते हैं कि अब यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये हाई लगा है, हाई लगने के बाद अब तक मार्केट ने कोई भी यहाँ पर नया स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ये लो था, तो हम इसी पॉइंट को कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद नीचे कैंडल क्लोज हुई, बेशक वो डॉजी कैंडल्स हैं, वी विल टेक इट एज अ चेंज ऑफ करैक्टर। और यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने अगेन चेंज ऑफ करैक्टर के होने के बाद नेक्स्ट एक लो न्यू जो है परफॉर्म करने की कोशिश की है, बट यहाँ पर वो नाकाम रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड फेक आउट। बट अगर आप देखें तो मार्केट ने कुछ टाइम वेट किया और यहाँ पर जाकर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब ये जो पूरा सिनेरियो है ये कहलाता है स्ट्रक्चर मैपिंग। पहले वो बुलिश मार्केट थी, फिर वो बेरिश मार्केट हुई है, और बेरिश अब जो है वो स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते जा रहे हैं और मार्केट जो है वो सेल साइड पर स्ट्रांगली मूव कर रही है। और यही वो चीज़ है कि जो एक ट्रेडर सीख लेता है और हमेशा ट्रेंड के साथ अलाइन होकर ट्रेड करता है तो प्रॉफिटेबल रहता है। जब बुलिश हो तो बाय की ट्रेड्स लें, जब सेल हो तो सेल की ट्रेड्स लें। अगर नहीं समझ आ रहा तो वो वेट एरिया है, आपने वेट करना है और जब मौका मिलेगा अगेन आप ट्रेड ले लेंगे। तो चोच के बाद मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। चेंज ऑफ करैक्टर का मतलब है कि मार्केट वहाँ पर अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रही है। बिहेवियर चेंज से मुराद कि वो मोमेंटम शिफ्ट करना चाह रही है। मोमेंटम शिफ्ट तब होता है कि जब वो चेंज ऑफ करैक्टर के बाद फर्स्ट टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। तो उसको हम ये कहते हैं कि मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड से बेरिश, या बेरिश ट्रेंड था तो बुलिश हो गई। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना लाजमी है, देन वी कैन से कि मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। पुल बैक क्या है और डीप पुल बैक और नॉर्मल रिवर्सल में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। बहुत से लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अब अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो सम टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो वन साइडेड मूव करती रहती है, बट सडन जो है वो एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ जाती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि ये मार्केट ने अचानक से इतना बिहेवियर जो है उस तरह का क्यों दिखाया। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज करूँ डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ से मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको कि आप अगर देखें तो ये डेली के टाइम फ्रेम के अंदर आप अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो यहाँ पर ये इसका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और उसके बाद जो है वो अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हुआ था, बट यहाँ पे एक बड़ी इम्पल्सिव वेव आई और मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूव किया था यहाँ पर। बट यहाँ पर जो एक पुल बैक आया है ये एक डीप पुल बैक कहलाता है, और उसने एग्जैक्टली जस्ट अपना
जो प्रीवियस एरिया ब्रेक किया था उसको टेस्ट किया है और अगेन उसने क्या किया कि उसी तरह से एक दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया था। दिस इज़ कॉल्ड कि वो रीटेस्ट कर रहा है, या हम कह सकते हैं ये जो लॉन्ग वीक लगी है, पहले उसको जाते हुए 2 वीक्स अराउंड लगे हैं, बट 2 डेज़ में उसने जो है वो सारा एरिया वापस जो है ना वो कैप्चर कर लिया। तो इसको हम कहते हैं डीप पुल बैक है, और इसको रिट्रेसमेंट भी बोला जाता है नॉर्मल वे में, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए अगेन नीचे आ जाए। आपकी ना इसी आंसर में से मेरा एक और क्वेश्चन है। हम ना एक टर्म बहुत यूज़ करते हैं कि मार्केट जो है वो करेक्शन ले रही है, तो क्या करेक्शन और रिट्रेसमेंट ये एक ही चीज़ है या फिर इनमें कोई डिफरेंस है? नहीं, इसमें डिफरेंस है। करेक्शन हम इस तरह से बोला जाता है कि हम उसको ईयरली ले जाते हैं और ईयरली ठीक है। परफॉर्मेंस देखते हैं कि ओके। इसने प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर एवरी ईयर कितनी ग्रोथ दी थी और कितना जो इसने ड्रॉप दिया था। मतलब बिगर टाइम फ्रेम में। एग्जैक्टली जैसे हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्लोजली देखा जाता है कि आफ्टर एवरी हाल्विंग वो कितने % ड्रॉप बैक देता है और अगेन वो कितना जो है वो फिर आगे परफॉर्मेंस देता है। ओके। तो बिटकॉइन के अराउंड भी इसी तरह से है कि वो अराउंड 70% 80% अपने ऑल टाइम हाई से ड्रॉप देता है बिफोर मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई, और इसी तरह उसमें टाइम बेस भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक करेक्शन कहलाती है कि मार्केट इतना करेक्शन अगेन लेगी इस साल या इस पीरियड ऑफ टाइम के बाद, और अगेन उसके बाद हम नया इसमें बूम देखेंगे। अगर मार्केट जो है वो 5 मिनट के अंदर बेरिश है, तो वो किस लेवल तक या किस टाइम फ्रेम तक जो है उसकी प्राइस बेरिश जा सकती है? देखिए 5 मिनट का स्ट्रक्चर अलग होता है, ओके। 15 मिनट का अलग होता है, 1 आवर 4 आवर डेली का हर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ही अलग होता है, उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग भी डिफरेंट होती है। बट अगर देखा जाए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपने 5 मिनट के अंदर ट्रेड लेनी है तो आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम अलाइन करना चाहिए। इफ़ 1 आवर टाइम फ्रेम इज़ बुलिश देन यू कैन बाय ट्रेड्स ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल। ओके। लेकिन अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश है, 5 मिनट का बेरिश है, तो आपको वेट करना चाहिए कि वो अलाइन हो जाए, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट होंगे, वरना आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसने बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। वो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आपने रिवर के फ्लो के साथ जो है ना वो स्विम करना है, क्योंकि आप अगेंस्ट द रिवर स्विम करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ टाइम के लिए करोगे भी, बट एट द एंड क्या होगा, वो फ्लो आपको अपने साथ ले जाएगा। एज यू सेड कि हम 1 आवर को जो है वो 5 मिनट के साथ अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 4 आवर में अपने एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको हम किस टाइम स्मॉलर टाइम 15 फ्रेम में मिनट 30 मिनट के अंदर जो है वो हम वो अलाइन कर कर सकते हैं? सकते हैं। ठीक है। क्या छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओवरऑल जो है वो मार्केट रिवर्सल होता है? सम टाइम ये हो भी जाता है, लेकिन ये मैटर करता है कि वो स्मॉलर टाइम फ्रेम जो है वो न्यूज़ के वक्त पर उसने चेंज कर दिया अपना बिहेवियर। मोस्टली न्यूज़ पर जो है ना वो ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी अहमियत नहीं होती। अगर आप कहें कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर है और डेली के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, तो नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। 4 ठीक आवर है। भी इवन मुमकिन नहीं है कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर बेरिश था तो वो 4 आवर के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देगा, नहीं। वो एटलीस्ट काफ़ी देर तक बेरिश रह सकता है 5 मिनट का स्ट्रक्चर, बट अल्टीमेटली आपको सेपरेटली देखना चाहिए। मैंने पहले जैसे बताया कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर अलग है, 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग अलग है, दोनों आपने अलग अलग ट्रेड करने हैं। हाँ, ट्रेड अलाइन करने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप दोनों के बिहेवियर सेम हो तो आप ट्रेड ले लें। अगर अगेंस्ट एक दूसरे के दोनों स्ट्रक्चर्स तो आप वेट कर लें। तो सर वही बात, फिर आप अगर इसको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में बता दें कि ट्रेंड अलाइनमेंट एक्चुअली में है क्या और ये मार्केट में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? मैं इसको जो है वो अभी आपको करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हैं और यहाँ पर हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हमें बेरिश ट्रेंड मिल जाए। जैसे अब यहाँ पे देखें तो बल्कि अभी रिसेंट मार्केट के अंदर भी बेरिश मार्केट ही है, तो हम यहाँ तक इसको ले जाते हैं। पहले ये बुलिश रहा, यहाँ पर हमने उसकी मैपिंग की थी, पूरा आपको समझाया कि किस तरह से इसको जो है वो आपने ड्रॉ करना है ताकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए अपने। फिर हमने जो है वो यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ उसको देखा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसको हमने समझा। तो यहाँ पर आप देखो तो ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो बेरिश हो चुका है। तो हम अगर 5 मिनट के अंदर जाएँ, यहीं से हम शिफ्ट हो गए,
तो 5 मिनट के अंदर पिक्चर कोई और है, यहाँ पे रेंज मार्केट हो सकती है, बुलिश स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हमने वेट करना है कि जब हम इसको रीसेट करें तो रीसेट करने के बाद जो इमेज नज़र आ रही है उसमें हमें बेरिश ट्रेंड मिलना चाहिए, देन हम सेल के ट्रेड्स इसमें ले सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अब देखें तो मार्केट जो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही, ये अगर हाई लगा है तो यहाँ पर ये लो लगा है, तो मार्केट को इससे नीचे लो एक बनाना चाहिए। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग। तो ये इसका पॉइंट है जो ब्रेक होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये 4 आवर के साथ कुछ अलाइन हो रहा है और मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूँगा। तो लेट्स सी, हम कर चुका है ब्रेक। फिर उसने क्या किया, न्यू लो बनाया, ये रिट्रेस बैक किया, हाई बनाया, फिर अगेन उसको ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब हमें पता है कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर चुका है और बेरिश है, तो हम जो है वो यहाँ पर कोशिश करेंगे सेल की ट्रेड्स लेंगे। अगर वो अगेंस्ट होगा तो डेफिनेटली हम बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि वो दोबारा से बेरिश साइड पर चला जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, स्ट्रक्चर के ऊपर जाकर उसने जो है वो ये हाई था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले, उसने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है और एक बिग उसने मूव दिया, एक शार्प उसने सेल दिया यहाँ पर, जिसमें आपको क्लियरली अंदाज़ा हो चुका होगा कि आप अक्सर यहीं पर स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं और अक्सर आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इसी तरह से टीपी हो जाते हैं नीचे नहीं, उस साइड की एक शार्प मूव आती है और आप कहते हैं कि ओ गॉड, यहाँ पर जो है मैंने स्टॉप लॉस क्यों रखा था, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर होता तो शायद मेरी ट्रेड का एसएल ना होता। बट अगर आप यहीं पर आपको वो मेथड पता चल जाए कि यहीं पर आपकी एंट्री हो तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो जैसे हमने ट्रेंड अलाइन किया है तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिली, हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब अगेन जो है वो हम देखेंगे वहाँ पर क्या है, कुछ सेटअप बन रहा है। अब अगर देखें तो यहाँ पर उसने इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बनाना स्टार्ट किए, तो इट्स मीन कि ये रेंज में है, रेंज में भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि अगेन मार्केट बेरिश हो, स्ट्रक्चर ब्रेक करे, जैसे यहाँ पर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो हम यहाँ पर जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन बिटवीन कि हम जो है वो यहाँ पर सेल की ट्रेड ले लेंगे। एक ये पीछे वाला भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो यहाँ से भी वो एक अच्छी ट्रेड थी जो कि ये हाई स्वीप होने के बाद यहाँ पर एक बन रही थी और मार्केट ने एग्जैक्टली जो है बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दिया। इसी में से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाय करने की बेस्ट जगह और सेल करने की बेस्ट जगह कौन सी होती है? देखिए, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है ना, तो वेट करें कि मार्केट ने वो जो ब्रेक किया है ना, जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ से उसने ब्रेक किया है, ये पॉइंट था जहाँ से उसने ब्रेक किया है, तो वेट करें कि मार्केट उस एरिया के अंदर आ जाए, उस एरिया के अंदर आ जाए और ब्रेक करने से पहले जो हाई बना था उससे नीचे नीचे रहे। अब इन दोनों के दरमियान जब तक मार्केट है तो आप इसको जो है वो कह सकते हैं कि ये मेरा एरिया टू ट्रेड है। यहाँ पर अब मैंने देखना है कि मुझे एक रिजेक्शन पैटर्न मिले। अब मैं वो एग्जैक्टली आपको ट्रेड सेटअप भी बताता हूँ कि यहाँ पर जो है वो लॉन्ग विक बन जाए या इनगल्फ कर जाए कैंडल, तो हम उसको ट्रेड लें। अब यहाँ पर देखता हूँ मैं कि कोई ऐसा सेटअप बनता हुआ हमें अगर मिल जाए तो मैं उसको, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसने कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, फिर एक बेरिश कैंडल बनी है, उसने क्या किया, इसका हाई स्वीप किया और नीचे आ गई और ऊपर वाली साइड पर काफ़ी बड़ी जो है ना विक है। हम वेट करते हैं कि मार्केट अगेन इसको टेस्ट करती है और अगेन कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम उसको सेल कर लेंगे यहाँ पर। जैसे कि अगेन उसने यहाँ पर उसका हाई यहाँ पर उसने स्वीप किया, यहाँ पर ये देखें, और उसके नीचे आकर क्लोजिंग दी है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पैटर्न कि मार्केट ने एक तो डबल टॉप बना लिया, उसके बाद उसने एक रिजेक्शन पहले दी, अगेन उसके हाई स्वीप होने के बाद रिजेक्शन मार्केट के अंदर। सर इसी में आप अगर ये चीज़ भी क्लियर कर दें कि आप ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रेटजी को कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, ये वो एक सेपरेट चीज़ मैंने पहले बताई है कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट क्या होता है। तो ये बेसिकली हम यही कहते हैं कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसके बाद जब मार्केट वापस आती है तो उसको हम कहते हैं रीटेस्ट या पुल बैक कहते हैं। तो ब्रेकआउट के फ़ौरन बाद आप सेल प्लेस करोगे तो मार्केट तो रीटेस्ट करने के लिए आना ही आना है उसने, तो बजाय इसके कि आप फ़ौरन से सेल लो, आप वेट करो उसके रीटेस्ट करने का, पुल बैक करने का, देन वो एक इस तरह का सेटअप बनाएगी जिसमें वो फर्स्ट टाइम एक बार ऊपर आएगी और कोई रिजेक्शन पैटर्न देगी इन बिटवीन दोनों लेवल्स के, स्ट्रक्चर ब्रेक होने से और स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले वाला हाई परफॉर्म करने पे। वहाँ पे जब एक रिजेक्शन पैटर्न बने तो वेट करें कि अगेन उसके नियर लेवल पर कहीं पर भी दोबारा से रिजेक्शन हो। अगर वो दोबारा से रिजेक्शन पैटर्न बन रहा है तो एग्जैक्टली वहीं पर आपकी ट्रेड बनती है, आप वहीं से इसकी शॉर्ट जो है वो प्लेस करेंगे यहाँ पर।
और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे ज़ाहिर बात है आप उसी के ऊपर लगा देंगे क्योंकि वो उसने ऑलरेडी पिछला हाई स्वीप कर लिया है, और जो टेक प्रॉफिट होगा वो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, या आप वेरी नियर जो उसका एरिया था उस पर भी लगा सकते हैं। मैं प्रोबेबली यही सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि उसने अगर आपकी फर्स्ट हाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप किया तो नेक्स्ट उसके पास जो ऑप्शन बचता है वो लो साइड की लिक्विडिटी बचती है। तो लो साइड की एक लिक्विडिटी ये है जो उसने स्वीप किया है, अच्छी रिजेक्शन है, बट यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल नहीं अभी तक उसने बनाई, तो हम इस चीज़ को भी ले सके चल सकते हैं कि हमने मैनुअल ट्रेड इसको क्लोज नहीं करना क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन आ जाती है, कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है, तो हम जो है इसको मैनुअली क्लोज करेंगे, अदरवाइज़ हम जो है इसको ऐसे ही कैरी होने देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि मार्केट क्या करती है। तो यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है, और ये जो एक एरिया था उसको उसने रिजेक्ट करने की कोशिश की, बट यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल नहीं बनी कि जो हम कहें कि यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है अगेन ऊपर जाने के लिए, और इसी तरह से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होते होते नीचे की तरफ आई है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ फिर आपको बताऊँ, जैसे हमने अपसाइड पर देखा था रिजेक्शन हुई, देन अगेन रिजेक्शन हुई और हमने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, तो हमने ट्रेड मैनेजमेंट भी करनी होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने हमारे सेटअप को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। तो यहाँ पर लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट ने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया है, एक लॉन्ग वीक नीचे वाली साइड पर आई है और कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हो गई। देन अगेन उसी एरिया को टेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर मोस्टली हमें स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पर रख देना चाहिए और बाकी ट्रेड को चलने देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल अगर यहाँ से अगेन मार्केट आपकी एंट्री प्राइस की तरफ जाती है, मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाता है, इंस्टेड ऑफ कि आप स्टॉप लॉस हंट करवाओ अपना, उससे अच्छा है कि आप उसको सेफली ब्रेक इवन पे क्लोज करवा दो, या फिर मार्केट का अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, वो सेटअप सही होगा तो डेफिनेटली हमें टीपी हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमने डेफिनेटली एक सेशन किया था, तो मैं बोलूँगा कि आप उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो वो एक डिटेल हमारा बहुत लंबा उसके अंदर सेशन था, और उसके अंदर हमने जो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे ट्रेड ली जाती है, कुछ ट्रेड्स भी लेकर दिखाई थी ताकि आप लोगों का माइंड जो है और क्लियर हो जाए। तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा ताकि बिल्कुल, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी यहाँ शो हो रहा होगा। तो आप ऑर्डर ब्लॉक अगर समझना चाहते हैं तो वो डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत कम ट्रेडर जो है ना इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, हम साइड वेज मार्केट में कंसोलिडेशन फेज में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए उसके तरीक़ेकार काफ़ी हैं, बट उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकल के आता जिसमें आप कहें कि मैंने अच्छा ग्रो कर लिया। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही करें। वो कहते हैं ना, जिस तरफ आपने जाना नहीं है उसका रास्ता मालूम, जिस शहर आपने जाना नहीं है उसका रास्ता पूछने का क्या फ़ायदा है। तो जो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी उसको सीखने या सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सुनेंगे कोई सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाएगी जो आपको हो सकता है कि आगे जाके हिट करे और आप लॉस का शिकार हो जाएं। ट्रेडिंग में ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इसका एक्चुअल मतलब है क्या? हाँ, या इसका एक्चुअल यही मतलब है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं और बाय मिस्टेक आपने किसी गलत एरिया से उस डायरेक्शन में ही ट्रेड लिया जो ट्रेंड है, तो देयर आर चांसेस कि आप प्रॉफिट में ही क्लोज कर पाओगे उसको। कि आप मार्केट बाय की साइड पर थी बट वो एरिया नहीं था बाय करने के लिए, आपने कहीं सेंटर से बाय कर लिया है, तो क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन बाय की तरफ है, तो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम वो बाय जाकर आपको एग्जिट का मौका दे देगा, या हो सकता है आपको प्रॉफिट भी दे दे। तो दिस इज़ वाई वी कैन से कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सेटअप सही भी होंगे तो फेल हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच तनवीर, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम जो है वो हमें दिया है। तो इस वीडियो को जो है वो आप प्रॉपर लाजमी देखें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ना पॉडकास्ट हाफ देख रहे होते हैं और फ़ौरन से कमेंट कर देते हैं, अपना कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि नेक्स्ट मिनट्स में जो है ना कुछ ही टाइम बाद उस वो वाले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ होता है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा लाजमी देखा करें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। और मुझे उम्मीद है कि मार्केट स्ट्रक्चर को जितना यहाँ पर डीपली डिस्कस हमने कर लिया है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता। उसके अलावा फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।